नमस्कार। हिमाचल दूरदर्शन के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम जनवाणी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषयों और मुद्दों पर बात करते हैं जिनका सीधा सीधा सरोकार होता है आपसे और हमसे। मैं हूं डॉक्टर वंदना ठाकुर और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम लाइव फोन इन है। तो अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कोड है 0177 और नंबर्स हैं 28000177 28000178। और आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा ज्वलंत विषय है डिजिटल माध्यम व सुरक्षा। आईटी रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं किस तरह से विश्व, भारत और हमारा हिमाचल भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ कई समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं और इस समस्या में सबसे ऊपर है साइबर क्राइम। तो आज इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एडिशनल एसपी साइबर क्राइम ब्रांच में तैनात नरवीर सिंह राठौर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम डिजिटल माध्यम की बात करते हैं तो इसमें कई तरह की समस्याएं भी हमारे सामने आ रही है। आम जनता कुछ ना कुछ रोज़ प्रॉब्लम फेस करती है। तो सर, ये साइबर क्राइम है क्या? जी हाँ, साइबर क्राइम कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, इंटरनेट का उपयोग होता है उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, की श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें जो है कंप्यूटर को एज ए टूल भी यूज़ किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को टारगेट करने के लिए, और स्वयं भी जो है कंप्यूटर या हमारा डिवाइस जो है साइबर क्राइम के लिए एज ए टारगेट के तौर पर भी इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि आप कई तरह के अलग अलग केसेस को डील करते होंगे, तो इस अपराध के लिए अपराधी कैसे इनको अंजाम देते हैं सर, साइबर क्राइम को? देखिए, साइबर क्राइम जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाला अपराध है। तो इसके लिए जो है साइबर क्रिमिनल, अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करें तो आज के डेट में जैसे कि भारतवर्ष में जो डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया था, लॉन्च हुआ था, वो 1 जुलाई 2015 में भारत सरकार की तरफ से सोसाइटी को कैशलेस सोसाइटी और डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था। तो इस संदर्भ में जितना भी ट्रांजैक्शन जो है आमजन कर रहे थे वो डिजिटल माध्यम से कर रहे थे। तो डिजिटली जब ट्रांजैक्शन की जाती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है या मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए जो है आमजन को जो है इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी है जागरूक रहना नितांत आवश्यक है, ताकि वो सही ढंग से जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सके। वर्तमान समय में अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ पर कई तरह के मोड है पेमेंट्स के। नंबर 1 जैसे बैंक कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन की जाती है। और सेकंड है इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट के माध्यम से जो है हम अपने बैंक खाते से जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा है बैंक पेमेंट्स मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, जो मोबाइल फ़ोन में भिन्न भिन्न एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके, ई वॉलेट्स वगैरह खोल करके मोबाइल से भी जो है हम भिन्न भिन्न तरह की पेमेंट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा है एटीएम कार्ड के माध्यम से एटीएम मशीन पर जा करके हम पेमेंट्स कर सकते हैं, कैश का विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है मोबाइल वॉलेट्स है, भिन्न भिन्न तरह के, करीब आज की डेट में जो मेन 100 के आसपास जो ई वॉलेट्स है जिसके माध्यम से लोग पेमेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा है AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये जो है इसलिए बनाया गया था कि जो रिमोट एरिया, गांव के एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जिनको डिजिटल पेमेंट्स का ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो अपने आधार कार्ड का नंबर डाल करके लोकमित्र केंद्र आदि में जा करके अपनी पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो सर, जिस तरह से आपने ये बताया कि ये अलग अलग तरह के माध्यम हैं जिनके थ्रू आम जनता अपना ट्रांजैक्शन कर सकती है, लेकिन सर एक कोई ऐसा आप बता सकते हैं या आपको ऐसा लगता हो कि जिसमें सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है ट्रांजैक्शन? जी हाँ, वैसे तो ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अगर हर व्यक्ति जो है प्रिकॉशंस रखे और उसमें ट्रांजैक्शन में जो प्रिकॉशन रखे और इसका जो डिजिटली कैसे करनी है ट्रांजैक्शन, वो सारा ज्ञान अगर व्यक्ति के पास है तो ये प्लेटफॉर्म सभी अपने आप में सिक्योर हैं। लेकिन जब व्यक्ति कोई गलत अनऑथराइज प्लेटफॉर्म से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है आपने
ट्रांजैक्शन के लिए डाउनलोड करनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके लिए जब आप डाउनलोड कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को तो उसके जो डेवलपर कौन है उस एप्लीकेशन का, इसको देखें और व्यूअर के उसके बारे में क्या कमेंट्स है उस एप्लीकेशन के बारे में वो जानें। और इसके अलावा जो ज़रूरी है वो है कि आप जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स जो है इस्तेमाल करें। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में 8 डिजिट का पासवर्ड है, अपर केस, लोअर केस और अपना सिंबल्स वगैरह नंबर्स को यूज़ करके आप अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और तभी जो है आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सर ये दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब भी वो अपना पासवर्ड रखें बिल्कुल सिंपल ना रखें, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें, चाहे उसमें वो कोई सिंबल्स डालें या कोई अपर केस और लोअर केस का ध्यान रखें। जी हाँ, इसके अलावा नितांत ज़रूरी है कि आप पब्लिक प्लेस पे जा करके या साइबर कैफ़े में या का उपयोग करके या वाईफाई के माध्यम से जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन को अवॉइड करें कि वहाँ पे कहीं भी आपका डेटा जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और आपका जो बैंक खाते की जो लॉगिन डिटेल है वो साइबर क्रिमिनल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो लीगल HTTPS की जो वेबसाइट्स पे आप ये देखें, चेक करें जिसमें HTTPS लिखा हुआ है वही वेबसाइट को पे जा करके आप अपना ट्रांजैक्शंस वगैरह करें। सर जब हम बात करते हैं कैशलेस इंडिया की तो ये भारत में सर किस तरह से लागू हुआ और हिमाचल प्रदेश की क्राइम ब्रांच की अगर हम बात करें तो उस विभाग ने आम जनता के लिए क्या क्या योगदान दिए, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया हिमाचल में भी? जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि 1 जुलाई 2015 से डिजिटल इनिशिएटिव्स जो है भारत सरकार की तरफ से शुरू किए गए थे और हिमाचल प्रदेश में भी ये उसी समय चालू हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में सरकार की तरफ से भिन्न भिन्न तरह के वर्कशॉप्स गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में शुरू किए गए। बैंकर्स के द्वारा भी लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में जागरूक किया गया है। और सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन में यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने कोई भी जो इंफॉर्मेशन जो है अनजान व्यक्ति को शेयर नहीं करनी है। कोई भी व्यक्ति जो SMS के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको कोई लिंक शेयर कर रहा है और आप जो है उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो उसमें क्या है, लिंक में एक तो वायरस, आपका जो डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस है, वो उसका डेटा करप्ट हो सकता है, हैक हो सकता है। इसके अलावा जो है साइबर क्रिमिनल्स जो है आपके डिवाइस का रिमोटली एक्सेस भी ले सकता है। और रिमोटली एक्सेस लेने के लिए कई बार साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं कि आप जो है टीम व्यूअर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। उसके बाद आपको कहेंगे कि इसका जो डिजिटल एक पिन होता है वो बताएं और फिर OTP शेयर करने को कहता है। तो जब भी आप इस तरह से कोई रिमोटली एक्सेस लेने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड अपने डिवाइस में करते हैं तो साइबर क्रिमिनल जो है आपको रिमोटली जो भी एक्टिविटी आप मोबाइल फ़ोन पर कर रहे हैं उसे देख लेते हैं और फिर आपको कहेगा कि जी देखिए आप मैंने आपको पैसे ट्रांसफ़र करने थे, वो हो नहीं रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप 10 रुपये अपने खाते से मुझे ट्रांसफ़र कर लीजिए। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से 10 रुपये की ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो पूरा जो लॉगिन डिटेल है आपकी वो देख लेता है। तो लॉगिन डिटेल क्योंकि वो रिमोटली एक्सेस आपके साथ जुड़ा है तो उसके बाद जब आप ये 10 रुपये ट्रांजैक्ट कर लेते हैं तो वो उसके बाद आपके खातों से पैसे काटने वो शुरू कर लेता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी अनजान व्यक्ति जो भी आपको SMS के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या वॉइस कॉल के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया जो है उन्हें आप फेक समझें और वेरीफाई करें उनकी डिटेल्स कि कौन है, तभी आप जो है रिस्पॉन्ड करें। तो सर ये आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है हमारे साथ कि हमें इस तरह के लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और किसी भी तरह के अपने पासवर्ड्स या जो भी ईमेल पे इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सबको ना शेयर करके अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। हाँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि साइबर क्राइम के अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं। तो सर अगर हम बात करें फ़िशिंग, ये टर्म सबसे पहले हमारे सामने आती है, तो सर क्या है ये फ़िशिंग? देखिए साइबर क्राइम को ब्रॉडली अगर हम बात करें भिन्न भिन्न कैटेगरीज में, जैसे नंबर 1 तो जैसे कंप्यूटर डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसको अनऑथराइज लॉगिन करने का प्रयास साइबर क्रिमिनल्स करते हैं जिसे हैकिंग कहते हैं। हैकिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली आपके पास मौजूद रहे और आपका डिवाइस हाथ में ले, लेकिन हैकिंग जो है रिमोटली भी की जा सकती है। रिमोटली जैसा मैंने बताया टीम व्यूअर के थ्रू या आपको कोई ईमेल के माध्यम से, SMS के माध्यम से वायरस भेज करके आपका डेटा हैक किया जा सकता है। और
रिमोटली भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये जो हैकिंग का जो ऑफेंस है, तो इसमें IT एक्ट 66 IT एक्ट के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है 3 इयर्स के आसपास सज़ा का प्रावधान है, और 5 लाख के लगभग फाइन भी इसमें सज़ा का प्रावधान अगर कोई हैकिंग करता है। सेकंड है डेटा स्टीलिंग। राइट सर। तो डेटा अगर आप के सिस्टम का कोई अनऑथराइज जो है लॉगिन करता है और आपका डेटा स्टील करता है, चुराता है, तो ये भी एक डेटा स्टीलिंग जो है की कैटेगरी में आता है। जी सर। तो इसके अलावा है स्पाईवेयर, मालवेयर फैलाना। जी। तो साइबर क्रिमिनल जो है ईमेल के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, जब भी आपको संपर्क करता है लिंक भेज करके, तो वो आपके डेटा को करप्ट कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर वो टेक से भी नहीं है, उनको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, और वो कंप्यूटर पर बैठ करके कोई अनऑथराइज वेबसाइट पर लॉगिन करके या एंटरटेनमेंट की किसी वेबसाइट पे जा करके डेटा डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ भी वायरस वगैरह आ सकता है, सिस्टम आपका करप्ट हो सकता है। पेन ड्राइव जो कि उसको आपने स्कैन नहीं किया है, उसके माध्यम से भी डेटा फैल सकता है। तो ऐसे कर्मचारी जो टैक्स से भी नहीं है, नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई का प्रावधान IT एक्ट के तहत है। तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर्मचारी काम करता है, उन्हें टैक्स से भी जागरूक होना अति आवश्यक है। तो सर, ये कई तरह के हमारे पास साइबर क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं। फिशिंग हो गया, चाहे वो हैरेसमेंट है, चाहे पोर्नोग्राफी है, तो ये सभी का आजकल प्रचलन बढ़ रहा है। तो इस जानकारी के माध्यम से हमें उम्मीद है कि दर्शकों को भी काफ़ी लाभ हो रहा होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये IP एड्रेस क्या है? देखिए, जब भी हम डिजिटली इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एक डिजिटल वो सामने आता है। उसको साइबर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, हम डिटेल लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर से कि ये बताएं, ये जो बैंक से जो ये ट्रांजैक्शन हुई है, पैसों की ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें कौन सा IP यूज़ हुआ है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या था, किस इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा सोशल मीडिया में आपको किसी ने कमेंट्स डाल दिया है, या आपकी सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया है, तो ये IP एड्रेस ही है, जो इंटरनेट का एड्रेस है, जो हमें क्रिमिनल तक पहुंचाता है। तो इसी के माध्यम से हम क्रिमिनल तक पहुंचते हैं, और IP डिटेल के माध्यम से ही हम ये ऑथोराइज किस व्यक्ति ने जो है आपका ट्रांजैक्शन किया है, किस व्यक्ति ने आपका अकाउंट को हैक किया है, या किस व्यक्ति ने आपका अकाउंट का इस्तेमाल किया है, इससे हम ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। सर, ये जो IT रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, लगता है कि हमारा देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका हम देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट भी है सोसाइटी पे, समाज पे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के डिजिटल एरा में बहुत सारे जो युवा है और बहुत सारे जो क्रिमिनल्स है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मिसयूज़ भी इस सेक्टर का कर रहे हैं। जी सर। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो सिक्योरिटी फीचर्स रहता है साथ में, उसको हर व्यक्ति को उपयोग करना ज़रूरी है। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर, बैंकर्स है, ई-वॉलेट्स प्रदान करने वाली कंपनीज़ है, इनका ही डेटा यूज़ करके साइबर क्रिमिनल्स जो है ठगी को अंजाम दे रहे हैं। जिसके लिए ये नितांत ज़रूरी है कि जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स के जो सिम है, वो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम अडॉप्ट होना बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति जो ऑथोराइज व्यक्ति है, जो सिम यूज़ कर रहा है, उसके नाम से कोई अन्य सिम कि कोई लेबरर क्लास यूज़ कर रही है, साइबर क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह से ऑनलाइन पेमेंट्स बैंक्स हैं, इनके खाते जो है किसी भी मोबाइल से आप कभी भी खोल सकते हैं जी। तो उन खातों का जब हम जांच एजेंसी जो है बैंकों से पूछते हैं कि ये खाता जो ऑनलाइन खुला है, इसका डिटेल हमें प्रदान करें, तो बैंक कहता है कि KYC इज़ नॉट अपडेटेड। तो साइबर क्रिमिनल्स तो अपना काम कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाहे वो बैंक है, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इनको अपने रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। तभी जो है साइबर क्रिमिनल्स जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं उन पर इल्ज़ाम कर सकते हैं और आम जन को जो है साइबर क्राइम से निजात पा सकते हैं। सर, जब हम ऑनलाइन साइबर क्राइम की बात करते हैं तो इस पर किस तरह से ठगी की जा सकती है आम जनता के साथ, जिनको में भी उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, एक टर्म यूज़ होती है सोशल इंजीनियरिंग। राइट सर। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि साइबर क्रिमिनल जब आपसे कांटेक्ट करता है, वो कई तरह के लुभावनी बातें आपसे करेगा। जी सर।
कि जो सबसे पहले वो बात करेगा जो प्रिवेलिंग ट्रेंड्स हैं। सपोज करो जैसे अभी मूवी आई थी कश्मीर पे मूवी आई, कश्मीर फाइल्स। तो लोगों को पता है कि नई मूवी आई है, तो साइबर क्रिमिनल इसी का मिसयूज करना शुरू करेंगे कि एक आपको लिंक भेजेगी कि डाउनलोड दिस लिंक एंड देयर इज अ मूवी। तो लोग ये समझ जाते हैं कि ये मूवी होगी लिंक में, तो जब वो लिंक पे क्लिक करते हैं और वो उसके साथ जो है उसके पीछे जो उन्होंने मालवेयर्स भेजे होते हैं उनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव रहता है, चाहे रिमोटली एक्सेस लेने के लिए है, तो वो लोग उसको क्लिक कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड सोसाइटी में चल रहा है उसी को कैश करते हैं। सपोज करें कोई किसी भी तरह की घटना चल रही है, या कोई क्रिकेट टूर्नामेंट्स है, या कोई और इस तरह की एक्टिविटी नेशनल लेवल पे चल रही है, इलेक्शन का दौर है, तो वो उसी ट्रेंड को अडॉप्ट करते हैं और उसी के माध्यम से लोगों को चीट करते हैं। कोविड सिनेरियो में लोगों को वैक्सीन के नाम पर और कर्फ्यू लगना है नहीं लगना है, इस तरह के मैसेज स्प्रेड करते हैं और उसी को ये साइबर क्रिमिनल उसी के माध्यम से ठगी को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। जी सर, जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह का ये साइबर क्राइम का स्तर है और कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले 2016 में स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला खुला था। जी सर। उससे पहले साइबर क्राइम का जो रिपोर्टिंग था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हिमाचल प्रदेश में नहीं था, और 16 में गवर्नमेंट को और को ये महसूस हुआ कि यहाँ पर भी साइबर थाना होना चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम के जो केसेस है वो आने शुरू हो गए थे। और 2016 से लेकर आज तक 2022 तक की अगर हम बात करें तो क्राइम बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में भी रिपोर्ट हो रहा है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम है। और 2021 में जो है हिमाचल प्रदेश के स्टेट साइबर क्राइम में ही जो रिपोर्टिंग हुई है करीब 6000 कंप्लेंट्स जो है आई हैं, जिसमें करीब 3500 शिकायतें जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड थी, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड थी। तो डेली बेसिस पे जो है क्राइम निरंतर बढ़ रहा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 95 जो लोग हैं सिटीजन हैं वो बाहर से साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। और सोशल मीडिया में जो फ्रॉड हैं, किसी की आईडी अकाउंट हैक कर दिया है या गलत कमेंट्स कर दिया है, वो 10% जो है हिमाचल प्रदेश से, बाकी जो है वो बाहर से कांटेक्ट किया जाता है। आज की डेट में जो सबसे प्रिवेलिंग क्राइम सोशल मीडिया पे है वो है सेक्स एक्सटॉर्शन। बहुत सारे लोगों को वीडियो कॉल्स आती हैं कि आप जो है इसमें चैट करें, और जैसे ही लोग जो अपना व्हाट्सएप खोल लेते हैं और चैट करने का प्रयास करते हैं या 2 मिनट के लिए ही अपना फेस जो है उनको दिखा लेते हैं, तो उसी को वो यूज़ करके उसको मॉर्फ करके एक वीडियोस, उनका फोन वीडियोस सर्कुलेट कर लेते हैं। तो लोग एकदम से घबरा जाते हैं, और लोग जो है, मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तुरंत जो है साइबर थाने में रिपोर्ट करें, और जाने अनजाने में आप उनको रिस्पॉन्ड ना करें और उनके कहने पे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन ना करें। सर, जब हम यूथ की भी बात करते हैं तो डिजिटल माध्यम है और सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, जैसे हमारे फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम, डिफरेंट तरह के ऐप्स हैं, और बच्चे आजकल ये पबजी और इन गेम्स की तरफ भी ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुके हैं। तो सर, ये किस तरह के अपराधों की तरफ बढ़ रहे हैं और कैसे रोकथाम लगा रही है हमारी क्राइम ब्रांचेस में? जी हाँ, जो सबसे ज़्यादा यूथ है हमारे विक्टिम है साइबर क्राइम में, वो है युवा जो बेरोज़गार हैं। जी सर। जॉब के नाम पर बहुत सारी एप्लीकेशन इंटरनेट पे हैं, और लोग जो है जैसे ही अपना रिज्यूम इंटरनेट पे डालते हैं, वहीं से जो है साइबर क्रिमिनल की कॉल आती है कि भाई देखिए आपकी क्वालिफिकेशन ये हमने देख लिया है, और हमारी कंपनी मेट्रोपॉलिटन सिटी में कहीं भी है वहाँ पे हैं, और इवन उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देते हैं उसके नाम। उसके बाद भिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग फीस और ये सारा करके ठगी हो रही है। और चाइल्ड प्रोन, इसके अलावा मैं बात करूंगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, प्राइमरी या मिडिल स्टैंडर्ड्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के मोबाइल ले करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो गेम्स है उसको डाउनलोड करते हैं। बहुत सारी गेम्स में जो है स्कोर हाई करने के लिए पेमेंट्स भी होती हैं। तो ऐसे कई बच्चों ने जो है अपने पेरेंट्स के 3 लाख 4 लाख का ट्रांजैक्शन उनके खाते से किया है। इवन कई बार जो डोमेस्टिक सर्वेंट है उनको भी फ़ोन दे देते हैं, और वो भी फ़ोन के माध्यम से जो है अपने उनके घर के जो लोग हैं उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र
हुआ है, पैसा कटा है। जी। तो ऐसी स्थिति में ये नितांत आवश्यक है कि जब भी आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, किसी भी क्लास में है, उनकी एक्टिविटी को वॉच करे, वो इंटरनेट पे क्या स्क्रॉल कर रहा है, कौन कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहा है, किस तरह का गेमिंग एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, तो उस पर निरंतर वॉच रखना नितांत आवश्यक सर है। पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि काफ़ी विजिलेंट रहें, अवेयर रहें कि बच्चा देख क्या रहा है और क्या यूज़ कर रहा है अपने मोबाइल पे भी। सर अगर हम इस अपराध की बात करते हैं, क्राइम, साइबर क्राइम, तो सर इसके लिए क्या सज़ा है? देखिए भिन्न भिन्न जो सज़ा का प्रावधान है वो एक तो आईटी एक्ट के तहत है, इंडियन पिनल कोड है, कॉपीराइट एक्ट है, सीक्रेसी एक्ट है, और इस तरह के भिन्न भिन्न जो एक्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं। इवन साइबर आतंकवाद का एक्ट है, तो इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की जो सज़ा का प्रावधान है। अगर हम साइबर आतंकवाद की बात करें, कोई भी जो है हमारी वेबसाइट को, सिक्योरिटी एजेंसीज की किसी वेबसाइट को हैक करता है या इसके माध्यम से जो साइबर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ उम्र कैद का भी सज़ा का प्रावधान है। और सर ये जो हमारे पास जुवेनाइल केसेस आते हैं उनके लिए कितना सज़ा का प्रावधान है? देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जो कैटेगरी है वो है किसी भी बच्चे का कोई पोर्न वीडियो तैयार करना, उसको सर्कुलेट करना, इस तरह के वीडियो को वॉच करना, ये इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और मैं ये बताना चाहूँगा आमजन को, जो कि नितांत आवश्यक है, आजकल भारत सरकार की तरफ से जो है टिप लाइन्स की जो रिपोर्ट्स जो है साइबर थाने में मौसूल होती है, जो भी व्यक्ति इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को वॉच कर रहा है, इसके वीडियो को सर्कुलेट कर रहा है, उनका जो आईपी एड्रेस है वो कैप्चर किया जा रहा है। जी सर। तो वर्ष 2021 में करीब 2000 के आसपास जो है इस तरह की टिप लाइन्स हमें मौसूल हुई, जिसमें भिन्न भिन्न थानों में हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोगों के खिलाफ FIR हुई है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो युवा है, कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, इंटरनेट पे जा कर के अगर वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को वॉच कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो उस पर इसमें जांच एजेंसियों की कड़ी नज़र है। सर क्राइम ब्रांच काफ़ी हम देख सकते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है और हेल्प कर रहा है आम जनता को भी। तो सर कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं आपके जहां पे आम जनता सीधे संपर्क कर सकती है और कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है? देखिए हिमाचल प्रदेश में अगर आपने साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना है, उसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस है cybercrcell-hp@nic.in। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है 1930 और व्हाट्सएप नंबर भी हमारे पास है 9805953670। इन सभी माध्यम से जो है कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकता है। जी सर साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रांच है वो किस तरह के नए इनिशिएटिव्स ले रही है इस अपराध को रोकने के लिए? देखिए सबसे पहले तो ये नितांत ज़रूरी है कि साइबर क्राइम में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो टेक से भी हो, उसको जानकारी हो। तो इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ऑफलाइन हम हिमाचल प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशन में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं उनके लिए समय समय पर हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स चलाते रहते हैं। और इसके अलावा शिमला में जैसा मैंने बताया साइबर थाना है, धर्मशाला व मंडी में भी शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन खुलने जा रहा है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स है, सॉफ्टवेयर्स है, और जो स्टाफ वहाँ पे पोस्ट होगा वो सभी टेक से भी होगा। वो इससे जो है हिमाचल प्रदेश में जो है और जो है लोगों को इसमें मदद मिलेगी। सो जनता को भी आसानी होगी, ना सिर्फ वो हमारी कैपिटल की तरफ ही मतलब सोचेंगे कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा कंप्लेंट लॉन्च करने, पर जब धर्मशाला और मंडी में भी ऐसे ब्रांचेस खुल जाएंगी तो ये जनता के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जी हाँ। सर आप एक मैसेज देना चाहें यूथ के लिए और इनफैक्ट हमारी जनता के लिए कि किस तरह से इस अपराध से बचें और किस तरह के प्रिकॉशंस लें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो भी सॉफ्टवेयर या मोबाइल डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसको लेटेस्ट वर्जन में यूज़ करें जी। और उसमें एंटीवायरस का यूज़ करें और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज़ करें और किसी भी लिंक आदि पर थिंक बिफोर क्लिक करने से पहले सोचे। और सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट, पॉलिटिकल पोस्ट है, किसी भी तरह की पोस्ट है, उसको प्रथम दृष्टया झूठ समझे। रीज़न ये है कि कोई भी पोस्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है, किसी भी वीडियो को मॉडिफाई करके वॉइस ओवर किया जा सकता है। तो इसीलिए इस तरह के भ्रामक पोस्ट, भ्रामक वीडियो पर आप रिएक्ट ना करें, अपना पोस्ट ना डालें।
अन्यथा आपके खिलाफ भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है। जी। और सर, अगर हम एक अपराध की बात करें, कुछ केसेस आप हमसे शेयर करना चाहें जो आपने हिमाचल में देखे और आपको भी लगा कि इस तरह के केसेस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर बात करें जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 90% जो हिमाचल के जो लोग हैं वो बाहर से टारगेट हो रहे हैं। जी। हमने बहुत सारे क्रिमिनल जो है बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल आदि क्षेत्रों से यहाँ पे लाए हैं। जी। तो जब उन क्रिमिनल्स का उनका बैकग्राउंड को हमने देखा तो ये जो क्रिमिनल्स है ये इनका क्वालिफिकेशन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखा कि मोबाइल डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिजिटल ट्रांजैक्शन को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बेसिक चीज़ों को जो है इन्होंने तो सीखा। सर, हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर अपराधी शिक्षित नहीं है और सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में या इस तरह से अपराध करते जी चले हाँ, जा रहे हैं। डिजिटल जो जानकारी, जी। जो डिवाइस की जानकारी उनके पास है जी। वो उसी को यूज़ करके जो है लोगों को सर, ठगी का आपका शिकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हुए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की। आपके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का खूब उपयोग करेंगे अपने भविष्य में भी। और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।